आज का पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के रिजिग्नेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप हेडलाइन देख सकते हैं, धनखड़ साहब ने अभी किसे रिजिग्नेशन दिया है? टू वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि हम जानते हैं और हमने पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन जो पढ़ रहे हैं, उसमें भी मैंने डिस्कस किया है। स्पीकर जो है, वो अपना रिजिग्नेशन किसे देता है? अगर अपना रिजिग्नेशन देखेंगे तो स्पीकर के द्वारा जो दिया जाता है रिजिग्नेशन, डिप्टी स्पीकर को दिया जाता है, जो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर होते हैं। जबकि आप अगर प्रेसिडेंट को देखेंगे तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देता है, और वाइस प्रेसिडेंट अगर देखेंगे तो प्रेसिडेंट को देता है। ये आपको पता होना चाहिए चीजें। क्या मैंने आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रिजिग्नेशन अपना किसे सौंपा जाता है? प्रेसिडेंट को सौंपा जाता है, और प्रेसिडेंट इसमें एकदम हामी नहीं भरता है, देखता है कि ये किसी प्रेशर में तो नहीं है, किसी अपोजिशन ने तो नहीं कुछ प्रेशर बनाया, या कोई फैमिली मैटर तो नहीं है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें सब डिस्कस आज करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवेबल कैसा होता है और रिजिग्नेशन क्यों देता है। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे, वो आर्टिकल 63 टू 71 देखने को मिलेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का। जबकि आप प्रेसिडेंट के आर्टिकल देखोगे तो 52 से लेकर 62 तक उनके आर्टिकल मिलेंगे। उसमें अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवेबल होता है, किस तरह से वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, जब भी कोई न्यूज़ आती है इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, तो आपको उसकी सारी डिटेल एक बार रिवीज़न कर लेनी चाहिए। अगर आप रिवीज़न नहीं करते हैं, एमसीक्यू डिस्कस नहीं करते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आज हम इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड और हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ लाएँ, पीवाईक्यूज़ लाएँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब लड़ सकते हैं? तो पहली चीज़, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है? बी अगर देखेंगे, दूसरी चीज़ आपकी मिनिमम एज जो है वो 35 होना चाहिए। सी, अब तीसरी चीज़ देखेंगे, आप एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए। मतलब आप राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं, जो मेंबर चुने जाते हैं स्टेट असेंबलीज़ के द्वारा, उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। और चौथी ती चीज़ होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, तो वहाँ से तो पैसा उठा ही रहे हैं आप, मगर आपने क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट ले ली और यहाँ से भी पैसा उठा रहे हैं। तो इस तरह की पोजीशन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। इसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ये इस तरह की पोस्ट होती हैं जिससे कोई भी पैसे का लोभ ना हो और किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना देखने को मिले, ठीक है? और अब आप दूसरी तीसरी चीज देख लीजिए। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, आर्टिकल 66। थोड़ा-थोड़ा ये अगर पढ़ लेंगे, देखो याद रखना मुश्किल है इसे, मगर आपको पता होना चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज किस आर्टिकल के आधार पर होता है। तो आर्टिकल अगर आप देखेंगे 66 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा? तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखेंगे तो इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, जो दोनों में है, राज्यसभा में प्लस लोकसभा में, ये दोनों लोगों में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर जो चुने गए हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 नॉमिनेट किए जाते हैं इन द बेस्ड ऑन सोशल क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया, और जो उन्होंने सोशल वर्क किया है। ऐसे ही राज्यसभा में क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है? लोकसभा में शायद 2 होते हैं नॉमिनेटेड, राज्यसभा में 12 होते हैं। इस तरह का कन्फ्यूज़न है इसमें। तो ये जो है 12 होते हैं अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। अब तो एंग्लो इंडियन भी इसमें रिमूव कर दिया गया है, तो अब एक ही मेंबर आपको नॉमिनेटेड देखने को मिला। तो ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के पार्टिसिपेट करते हैं और राज्यसभा के, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं।
तो दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट देख लिया। पहला पॉइंट मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या-क्या हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से सेट होता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि इसमें इलेक्शन कैसे होता है। देखो, इसमें इलेक्शन प्रोसेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर इसमें इलेक्शन होता है। देखो क्या होता है, ये बैलेट पेपर होता है। इस बैलेट पेपर में बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें चॉइसेस रखी जाती हैं कि मैं अपने पहले नंबर पर धनखड़ साहब को जिताना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर अगर कोई जैसे मीरा बहन या मीरा बाई करके एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में उठी थी, उनको चुनना चाहता हूँ। अगर ये तो या क्या होगा, अगर इनको एक मार्जिन से कम वोट मिले, जैसे मार्जिन 10 रख दिया, तो 10 से अगर कम वोट मिले तो सारे वोट जो है वो सेकंड वाले को ट्रांसफर हो जाएँगे। तो ये सिंगल ट्रांसफर वोट है। ऐसे इसको अगर कम मिले सेकंड स्टेप में, तो मान लो यहाँ पर 100 रख दिया, तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाएँगे। ऐसे तीसरे स्टेप में 150 रख दिया, तो इसको ट्रांसफर, जो ओवरऑल लास्ट में सबसे अधिक वोट पाएगा उसको जीत दे दी जाएगी। तो इस तरह की इसमें प्रोसेस होती है, ठीक है? इसमें नॉमिनेशन प्रोसेस कैसी होती है? अगर 5वाँ पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो क्या होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपको उठना है, तो आपके पास इसमें नॉमिनेशन के लिए प्रपोज़र होना चाहिए। मतलब जो आपको प्रपोज़्ड करे कि हम इनको उठाना चाहते हैं। किसके लिए? स्पीकर को कहे या प्रेसिडेंट को कहे। तो 20 मेंबर लोकसभा में चाहिए, जो प्रपोज़ करते हैं, और एक सेकेंडेड होता है। सेकेंडेड अगर आप इंग्लिश में वर्ड पढ़ेंगे, जो इन 20 को सपोर्ट करता है, तो 20 उनका चाहिए। मतलब लोकसभा में प्रेसिडेंट के लिए ये शायद 50 होती है संख्या, जबकि आप इसमें देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट में तो 20-20 होता है। अब कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, देखो इनका इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्प्यूट जो रिलेटेड होती है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखी जाती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब रिज़िग्नेशन, रिज़िग्नेशन जो दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 67 में होता है। जबकि हमने अभी क्या है, इलेक्शन देखा था वाइस प्रेसिडेंट का 66 में था, ठीक है? इसमें कोई भी इनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होती है। राज्यसभा में रिज़ॉल्यूशन पास कर दिया जाता है मेजॉरिटी से, और लोकसभा केवल उसमें एग्री कर जाती है सिंपल मेजॉरिटी से। मतलब यहाँ राज्यसभा में इनको रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और जबकि लोकसभा में आप देखेंगे तो सिंपल मेजॉरिटी से एग्री करना चाहिए। और अगर इनकी रिमूवल प्रोसेस चल रही है, तो 14 दिन का पीरियड नोटिस देना होगा वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब इन्फॉर्म करना होगा। तो मैंने आपको यहाँ बताई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बताया कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ये बताया किसके द्वारा इलेक्शन कराया जाता है, डिस्प्यूट किसके द्वारा देखी जाती हैं, और किस तरह से हमने देखा कि रिमूवेबल प्रोसेस होती है। अगर अदर चीज़ देखेंगे, जैसे आपको वैकेंसी क्रिएट हो गई, मान लीजिए इन्होंने रिज़िग्नेशन दे दिया, रिमूव कर दिया, डेथ हो गई, एक्सपायरी ऑफ टर्म हो गया, तो इस केस में क्या होता है, 6 महीने के अंदर-अंदर न्यू वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हमने देखी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ रिज़िग्नेशन दिया जाता है, कहाँ क्या और कब कैसे होता है, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हमने एक-एक डिस्कस की। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, ये भी हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट से कि किस तरह से रिमूवेबल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। क्या हुआ है, गुजरात में एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इसके द्वारा क्या किया गया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपको बेसिक शब्दों में ये मैं समझा देता हूँ, कभी-कभी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इनका एक अरेंजिंग ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर में अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, तो क्या होता है, आपको म्यूटेशन कहलाता है, मतलब बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। अगर आप जीनोम सीक्वेंसिंग अगर धीरे, मतलब पूरा ईज़िली समझना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए एक एंटायर बुक की तरह। कैसे होता है? जैसे देखो, डीएनए होता है। अब डीएनए क्या होता है, सेल्स के अंदर होता है, सेल्स में मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। तो ये जीन्स में ऐसे 2
थ्रेड होते हैं। इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। अब ये जो होती है, इसी से क्या होता है, आपका जीनोम सीक्वेंसिंग बनता है। कभी ये ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किसी हेयर का कलर ऐसा क्यों है? ये सब डीएनए की चेंज की वजह से होता है, जीएनए। अगर आप पूरा अगर देखना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं, तो डीएनए को एक रेसिपी बुक की तरह समझ लीजिए। क्या होता है, जैसे मान लो ये रेसिपी की बुक है, मतलब बहुत सारी रेसिपी दी हैं। तो जीन क्या है, इसका एक पार्ट है। मतलब डीएनए के एक पार्ट को हम जीन कहते हैं। तो ये जीन जो है, ये एक रेसिपी हो गया। ठीक है? ये जीनोम मतलब डीएनए क्या हो गया, एक रेसिपी बुक हो गया, और उसके अंदर जीन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर रेसिपी हो गया। और जीनोम क्या हो गया, जो थाउजेंड ऑफ रेसिपी हैं, उनकी सीक्वेंस को हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। मतलब ये जो है किस सिस्टमैटिक मैनर में लगी हुई है, कौन सी चीज किस चीज को प्रस्तुत कर रही है, वह प्रदर्शित कर रही है। अगर अदर एग्जाम्पल आप अगर समझना चाहते हैं, तो इस तरह से समझ लीजिए कि मैंगो जो है, वो इतना स्वीट क्यों होता है। अगर आप मैंगो की स्वीटनेस पे जाना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि जीनोम की सीक्वेंसिंग क्या है, कि शुगर उसमें कहाँ से कौन-सी जीन की वजह से आती है, कौन से साइज़ को कंट्रोल करता है, क्यों बहुत बड़ा एकदम नहीं हो जाता, आम एकदम छोटा क्यों नहीं हो जाता। ये सब चीज़ें यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग देखने को मिलेगी। अब क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं डीएनए के, अगर डीएनए के लेटर्स में चेंजेस देखने को मिलता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें चेंजेस देखने को मिलता है, तो इस तरह की चीज़ों को म्यूटेशन कहते हैं। मतलब बाहर से कोई ऐसा तत्व आ गया, बाहर से कोई ऐसा लेटर आ गया, अगर सीधे-सीधे लैंग्वेज में कहेंगे, तो उससे क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी बीमारी देखने को मिलती हैं, जैसे कैंसर हो गया, थैलेसेमिया हो गया, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि 2000 ट्राइबल इंडिविजुअल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। ये जीनोम सीक्वेंसिंग किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑब्जेक्टिव क्या है? जो जेनेटिक रिस्क मार्कर होते हैं, मतलब क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। आप महाराष्ट्र में जाएँगे, तो विदर्भा रीजन में आपको सिकल सेल एनीमिया बहुत देखने को मिलेगा। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल, देखो ये रेड ब्लड सेल है। अब क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल जो होती है, सेकल की तरह हो जाती है, हँसिए की तरह हो जाती है, ऐसे देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलते हैं, साँस लेने में दिक्कत होती है, बहुत जल्दी हाँफ आती है। तो ये जेनेटिक बीमारियों को रिमूव करने के लिए ट्राइबल पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, पर्सनलाइज हेल्थ केयर करेगा, पर्टिकुलर पर्सन के जीन की इंफॉर्मेशन रहेगी, और जल्द से जल्द उसे ट्रीट किया जाएगा। यही सब चीज़ें आगे बताई गई हैं कि कैसे हम कंसल्टेशन और अवेयरनेस प्रोसेस कर सकते हैं, हेल्थ केयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होगा, यही पूरी चीज़ बताई गई। आगे हम जब लास्ट में हम ये देखेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल, एनएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। देखो, एनएलसी की फुल फॉर्म है नईवेली। नईवेली समझते हो आप? नईवेली एक जगह है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में ये जो जगह है, यहाँ पर एक कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर है, जिसका नाम है एनएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या करती है, लिग्नाइट को माइनिंग करती है, थर्मल कोल और रिन्यूएबल पावर जनरेशन करती है। ये एक कैसी कंपनी है, आप अगर देखेंगे, तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, और ये नवरत्ना कंपनी है। नवरत्ना कंपनी वो होती हैं जिनके पास अपनी ऑटोनॉमी होती है, पर्टिकुलर पैसा खर्च करने तक, रिसर्च में ऑटोनॉमी होती है, ये सब चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये नई वेली लिमिटेड कंपनी जो है, इंडिया लिमिटेड कंपनी, ये स्टेबलाइज़ की गई थी 1956 में। हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। इंटीग्रेट करती है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट को, मतलब पीपल को एम्प्लॉयमेंट देती है, और बहुत सी चीज़ें जैसे प्रॉफिट उनको दिया जाता है, और अदर चीज़ें की जाती हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ आपने नहीं ध्यान दी होगी, लिग्नाइट। लिग्नाइट से रिलेटेड चीज़ बात बताई गई है यहाँ पर, कि लिग्नाइट क्या होता है? देखो, क्या होता है, कोल के टाइप होते हैं। अगर आप कोल के टाइप देखेंगे, तो मेनली 4 टाइप का कोल मिलेगा, जैसे एंथ्रेसाइट, ठीक है? बिटुमिनस,
लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट टॉप वैरायटी का कोल होता है, इसमें 90% कार्बन होता है, वेरी लो मॉइस्चर होता है और एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जिसे एनर्जी कहते हैं बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, बिटुमिनस। 60 से लेकर 80% तक इसमें आपको देखने को मिलेगा कार्बन होता है, जबकि मॉइस्चर बहुत लो होता है और एनर्जी कंटेंट अच्छा होता है। जबकि लिग्नाइट देखेंगे तो बहुत कम कार्बन लेवल होता है, जिससे क्या होता है, मॉइस्चर लेवल इसमें बहुत हाई होता है, एनर्जी लेवल बहुत लो, और पीट तो बिल्कुल ही लो होता है। लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ब्राउन कलर लकड़ी के जैसा शो करता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, ये इसका फंक्शन क्या है, लिग्नाइट सॉरी एनएलसी इंडिया लिमिटेड का, ये माइनिंग करती है लिग्नाइट में, कोल में और अब्रॉड मतलब विदेश में भी माइनिंग करती है। पावर जनरेशन किया जाता है थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी में, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट किए जाते हैं इसके द्वारा। अब ये जो रिसेंटली प्रोजेक्ट है 7000 का, ये होल्डी ओन सब्सिडरी है एनएलसी की, जो है एनएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा इसको किया जा रहा है। यही सब चीजें यहाँ बताई गई हैं, और कुछ खास चीजें यहाँ बताई नहीं गई किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट 3 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, कम पढ़िए, हम कोई आर्टिकल छोड़ नहीं रहे हैं। तो देखो पहला एमसीक्यूज़ क्या है, हमारा टाइप ऑफ कोल के बारे में है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उसको इंक्रीज़िंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कार्बन कंटेंट में और कैलोरीफिक वैल्यू में। आपको बताना है, देखो पहला बिटुमिनस है, पीट है, एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है। मैंने बताया था एंथ्रेसाइट में कार्बन कंटेंट 90% तक होता है और इसमें क्या होता है, एनर्जी लेवल भी बहुत होता है, जिसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो ये पहले नंबर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो लास्ट में तो एंथ्रेसाइट आएगा। तो ठीक है, ये ऑप्शन हो गए 3, तो हमारा डी कट गया। और दूसरे नंबर पे बिटुमिनस होता है, जिसका 60 से 80% तक कार्बन कंटेंट होता है और एनर्जी लेवल अच्छा होता है। तो आप देखेंगे दूसरे मतलब सेकंड लास्ट पे जो आएगा, पहला आएगा, तो आपको ये ऑप्शन कट गया। मतलब अभी भी 2 ऑप्शन बने हुए हैं और पीट तो समझो वर्स्ट होता है, तो ये पहले नंबर पे आएगा, तो ए ऑप्शन हो गया। आप यहाँ देख लो, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। आप देखो पीट में कितना कम कार्बन कंटेंट होता है और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी कम होती है। लिग्नाइट में देखोगे इतनी 25 से 35 कार्बन कंटेंट होता है, कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है। बिटुमिनस में 60 से 80% होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एंथ्रेसाइट में 80 से 95 तक कार्बन कंटेंट होता है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था टाइप ऑफ कोल से रिलेटेड, और लिग्नाइट जो एनएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो किस तरह से वर्क करेगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है जीनोम सीक्वेंसिंग से। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। जीनोम सीक्वेंसिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग जेनेटिक म्यूटेशन दैट मे कॉज डिजीजेस। ठीक है, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग अगर हम कर लेते हैं तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि म्यूटेशन क्यों हुआ है और म्यूटेशन किस वजह से हुआ है। मतलब एक डीएनए के जो एंथ्रेसाइड है, ग्वानिन है, इनमें क्या तब्दीली हुई है, फॉरेन एजेंट क्या आया है और इससे बीमारी क्यों हुई है। तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। इट कैन यूज इन एग्रीकल्चर टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, बिल्कुल सही। भाई एग्रीकल्चर में अगर जीनोम सीक्वेंसिंग कर देंगे हम, तो हमको पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप देखने को मिलेंगी। दूसरा भी थी, जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ वायरसेस इज नॉट यूजफुल वंस ए वैक्सीन इज डेवलप। अगर वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के ऑफ वायरसेस इज नॉट यूजफुल, वो यूजफुल नहीं रहता, बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग वैक्सीन डेवलप होने के बाद भी रहती है। तो पहला दूसरा करेक्ट है, तो आंसर इसका पहला और दूसरा है। तीसरा क्यों इनकरेक्ट है, जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस रिमेन्स यूजफुल, कह रहे हैं मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग, वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है तो वो अभी भी यूजफुल है अगर वैक्सीन डेवलप की जाती है, क्योंकि म्यूटेशन का पता चलता है और बूस्टर डोज बनाई जा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है, रिजिग्नेशन होता है। इससे पूरे चैप्टर की सॉरी पूरे जो आर्टिकल आया है उसकी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट, रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें करेक्ट बताना है। ही कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, देखो ओनली वर्ड आ गया, सतर्क हो जाओ। ओनली व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट ड्यू टू रिजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ एंड अदरवाइज। ठीक है,
ये आपको बताना है ठीक है या गलत है, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। भाई जब भी वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट जब ही एक्वायर करेगा या फिर मतलब उनके एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा जब वो रिजिग्नेशन दे दें, रिमूवेबल हो जाए, उनका डेथ हो जाए किसी वजह से और अदर रीजन, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, वाइल एक्टिंग ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल गलत। एक बार अगर आप एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरफ वर्क करने लगे तो आप चेयरमैनशिप जो राज्यसभा की है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा में क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या मतलब है? जैसे आपकी मम्मी के मतलब आपकी मॉम के भाई जो है आपके मामा हैं, ऑटोमेटिकली इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये ऑटोमेटिकली क्या जो सिस्टम है, इसीलिए वो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो चेयरमैन बन जाते हैं, तो ये चेयरमैन की पोस्ट होती है। मगर कंटिन्यू परफॉर्म नहीं करते हैं, जब एक्टिंग प्रेसिडेंट आप करने लगे तो चेयरमैनशिप आपकी छिन जाती है, मतलब कोई और चेयरमैनशिप करेगा, ठीक है? तो दूसरा गलत होगा, इलेक्शन डिस्प्यूट रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट एडजुडिकेटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई बताओ किसके द्वारा एडजुडिकेट किया है? मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट की डिस्प्यूट नहीं देखता है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। अभी पीछे ही मैंने ये डिस्कस किया है, तभी तो हम लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि एक दो बार क्लिक हो जाए। तो ये तीसरा भी गलत हो गया, तो ओनली वन ऑप्शन है। आप देखोगे तो ओनली वन ऑप्शन है, आर्टिकल 65 के अंदर प्रेसिडेंट जब वैकेंट करेगा पोस्ट को इन आधार पर, तभी वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। और डज़ नॉट परफॉर्म ड्यूटी, हाँ, चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा, जबकि चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म की जाएगी हमारे डिप्टी चेयरमैन के द्वारा जो राज्यसभा में बनाए जाते हैं। तीसरा तो इनकरेक्ट है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 71 के अंदर, ठीक है? तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किए। कोई भी दिक्कत है आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे मेंटरिंग भी फ्री में पा सकते हैं। ये सारे फ्री इनिशिएटिव हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पेपर पढ़ना आ जाए। पेपर एक बार पढ़ना आ गया तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स आप इज़िली बना सकते हैं। पीवाईक्यू तो हम करा ही रहे हैं, एमसीक्यू करा रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम फीडबैक आईएएस करके एक वेबसाइट और एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो इंस्पायर आईएएस पे हमारा मटेरियल है, वो फीडबैक आईएएस पे भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।